टोयोटा एक ऐसी कंपनी जिसने इंडिया में कदम रखते ही ये सपना देखा था कि एक दिन वो हमारे देश के ऑटोमोबाइल मार्केट पर राज करेगी, लेकिन हकीकत इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। एक के बाद एक इनके ज्यादातर मॉडल्स फ्लॉप होते चले गए, जिसमें इटियोस, लीवा, कोरोला एंड यारिस जैसी गाड़ियां भी शामिल थी। यारिस को महज 3 साल में ही बंद करनी पड़ी और कोरोला ऑल्टिस जो ग्लोबली बेस्ट सेलर है वो भी 2020 तक इंडियन मार्केट से गायब हो गई। आज हालात ये है कि इंडिया में सरवाइव करने के लिए टोयोटा अपनी खुद की कार्स बेचने की बजाय मारुति सुजुकी की गाड़ियों को रीबैच करके बेच रही है। इवन कई लोगों का मानना है कि फोर्ड, फिएट और डैटसन की तरह टोयोटा भी इंडिया से एग्जिट कर जाएगी। लेकिन क्या टोयोटा को सिर्फ इंडिया के नजरिए से जज करना सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शुरुआत से लेकर 2023 तक जहां मारुति सुजुकी ने केवल 25 मिलियन कारें बेची थी, वहीं टोयोटा का सिर्फ एक मॉडल कोरोला के लिए 50 मिलियन बिक चुका था। आज टोयोटा हर साल 10 मिलियन से ज्यादा कारें बनाता है। यहाँ तक कि अगर आप इंडिया के टॉप 4 कार मैन्युफैक्चरर्स ह्युंडई, मारुति, किया और टाटा को जोड़ भी दें तो भी इनका टोटल यूनिट्स टोयोटा के बराबर नहीं आता। दोस्तों, टोयोटा ही वो कंपनी है जिसने 1997 में पहली मास प्रोड्यूस्ड हाइब्रिड कार बनाया था जिसका नाम था प्रियस। टोयोटा की रिलायबिलिटी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापानी सेना ने टोयोटा के ही ट्रक्स का यूज किया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टोयोटा की कहानी कारों से नहीं बल्कि एक कपड़े बनाने वाले मशीन से शुरू हुई थी। 1929 में इस मशीन का पेटेंट बेचकर जो पैसे मिले उसी से टोयोटा की शुरुआत हुई। सवाल ये उठता है कि एक बर्बाद हो चुके देश जापान से निकलकर टोयोटा आखिर ग्लोबल लीडर कैसे बनी, और वही टोयोटा इंडिया आकर फेल क्यों हो गई? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, टोयोटा की कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो गाड़ियों से नहीं बल्कि कपड़े बुनने की मशीनों से प्यार करते थे। उनका नाम था साकीची टोयोडा, जिन्होंने एक ऐसी ऑटोमेटिक लूम बनाई जो अपने समय से काफी आगे थी, और इसी लूम की वजह से उनकी कंपनी टोयोटा ऑटोमेटिक लूम वर्क्स एक सक्सेसफुल वेंचर बन गई। तभी साकीची को पता चला कि उनका बेटा किचिरो टोयोडा का मन कार मैन्युफैक्चरिंग में है, लेकिन वो जानते थे कि ऑटोमोबाइल मार्केट में उतरने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए था। इसीलिए 1929 में उन्होंने अपने ऑटोमेटिक लूम का पेटेंट एक ब्रिटिश कंपनी प्लैट ब्रदर्स को 1 लाख पाउंड में बेच दिया। एक्चुअली उस वक्त जापान की डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री बिल्कुल जीरो थी और पूरी मार्केट पर फोर्ड और जनरल मोटर्स जैसे अमेरिकन जायंट ने कब्जा किया हुआ था। इसीलिए किचिरो का सपना था ऐसे जापानीज कार बनाना जो दुनिया के सामने खड़ी हो सके। अब उनके पास ना तो एक्सपीरियंस था और ना ही एडवांस टेक्नोलॉजी, बट किचिरो ने इसका बड़ा ही स्मार्ट सोल्यूशन निकाला। उन्होंने फोर्ड, शेवरोले और क्रिसलर जैसी गाड़ियां खरीदी, उन्हें खोलकर उनके हर पार्ट को स्टडी किया और फिर उसी से इंस्पायर होकर वो अपना डिजाइन तैयार करने लगे। साथ ही उन्होंने इन अमेरिकन कार कंपनीज में जॉब कर चुके कुछ जापानीज इंजीनियर्स को भी हायर कर लिया ताकि उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज टोयोटा की कार्स को बेच दे सके। इस प्रोसेस का नतीजा सामने आता है साल 1936 में, जब टोयोटा ने अपनी पहली प्रोडक्शन पैसेंजर कार मॉडल AA लॉन्च की। ये कार असल में अमेरिकन डिजाइन से इंस्पायर्ड थी, जिसमें जापानीज टच भी दिया गया था। फिर अगले ही साल 1937 में टोयोटा मोटर कंपनी ऑफिशियली वजूद में आई और लूम के बिजनेस से निकलकर अब ये ऑटोमोबाइल वर्ल्ड में अपना पहला कदम रख चुकी थी। हालांकि इस कंपनी को उड़ान भरने का वक्त मिल पाता, उससे पहले ही दुनिया एक बड़े तूफान में फंस गई। एक्चुअली अब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था और जापान भी उस जंग का हिस्सा था। अब टोयोटा का सपना तो पैसेंजर कार बनाने का था, लेकिन जापान की गवर्नमेंट ने उन्हें मजबूर किया कि वो ऐसे ट्रक्स बनाएं जो आर्मी के काम आ सके। ये काम टोयोटा के लिए बुरा इसलिए था क्योंकि एक तो उनका असली ड्रीम रुक गया, दूसरा ये ट्रक्स प्रॉफिटेबल भी नहीं थे। आर्मी की डिमांड का मतलब था लो कॉस्ट और ऐसे रगड व्हीकल्स जिसमें डिजाइन या इनोवेशन की बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। टोयोटा एक तरह से युद्ध की फैक्ट्री बन चुकी थी। तभी जंग के आखिरी दिनों में हालात और भी बुरे हो गए जब दुश्मनों की बमबारी ने टोयोटा की फैक्ट्री को मलबे में बदल दिया। वॉर खत्म होने तक जापान की इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। देश में रिसोर्सेज की कमी थी और कार तो दूर की बात थी, लोगों के पास एक वक्त की रोटी के लिए भी पैसा नहीं था। और 1949 तक सिचुएशन इतनी बुरी हो गई कि टोयोटा बिल्कुल बैंकरप्सी के कगार पर खड़ी थी। 1950 आते आते टोयोटा को मजबूरी में अपनी कई फैक्ट्रीज टेम्परेरीली बंद करके हजारों वर्कर्स को निकालना पड़ा। हालात इतने सीरियस थे कि टोयोटा के फाउंडर किचिरो ने रिजाइन देकर अपने कजन ईजी टोयोडा को जिम्मा सौंप दिया, क्योंकि वो किसी भी तरह इस कंपनी को बचाना चाहते थे। लेकिन इसके ठीक 2 साल बाद यानी 1952 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उस वक्त लग रहा था कि शायद टोयोटा की कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार सबसे बड़ी सक्सेस वहीं से शुरू होती है जहां हालात सबसे टफ होते हैं।
और टोयोटा के लिए भी यही मुश्किल समय एक नए चैप्टर की शुरुआत बन गया। दरअसल 1950 में जब कोरियन वॉर शुरू हुआ तो यूएस आर्मी को जापान के अंदर अर्जेंटली ट्रक्स की जरूरत थी और क्योंकि टोयोटा को पहले से अपनी गवर्नमेंट के लिए ट्रक्स बनाने का एक्सपीरियंस था, इसलिए यूएस ने भरोसा करके टोयोटा को 1000 ट्रक्स का ऑर्डर दे दिया। ये ऑर्डर टोयोटा के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं थी, जिसने इस कंपनी को डूबने से भी बचा लिया था। इससे टोयोटा के लीडर्स ने समझ लिया कि अगर कंपनी को आगे बढ़ाना है तो पुराने तरीके छोड़कर पूरे वर्किंग सिस्टम को ही बदलना होगा, क्योंकि उस समय वो छोटे छोटे लोकल प्रोडक्शन में उलझे हुए थे और इस अप्रोच से फोर्ड और जीएम जैसे जायंट से कम्पीट करना नामुमकिन था। दोस्तों, सर्वाइवल का रूल बहुत ही सिंपल है, नए हालात के हिसाब से स्मार्ट डिसीजंस लेना, और फाइनेंस में भी यही रूल लागू होता है। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ इंडिया लार्जेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच के बारे में। कॉइनस्विच इंडिया का पहला और अकेला प्लेटफॉर्म है जो क्रिप्टो स्पॉट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस तीनों तरह की ट्रेडिंग ऑफर करता है, वो भी इंडियन रुपीस में। सबसे अच्छी बात यह है कि आप बिटकॉइन और दूसरे कॉइन्स में एसआईपी कर सकते हो डेली, वीकली या मंथली बेसिस पर सिर्फ 100 रुपए से शुरू करके। स्पॉट ट्रेडिंग में आप 300 प्लस क्रिप्टोज में ट्रेड कर सकते हो, अगेन एज लो एज विथ 100 रुपीज। फ्यूचर्स में आप 500 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर सकते हो अप टू 100x लेवरेज के साथ, वो भी इंडिया के लोएस्ट फीस के साथ। और अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ आप डेली, वीकली या मंथली एक्सपायरीज पर ट्रेड कर सकते हो, अगेन विथ लोएस्ट फीस। कॉइनस्विच FIO ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के साथ इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। यहाँ पे प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन किया जाता है। इसका मतलब है एक्सचेंज के पास यूजर्स के फंड से ज्यादा क्रिप्टो होल्डिंग्स है, जो इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है। और हाँ, कॉइनस्विच ISO सर्टिफाइड भी है, इसीलिए आप लार्जर फंड भी बिना किसी टेंशन के डिपॉजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, अभी कॉइनस्विच को चेकआउट करो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. इससे टोयोटा के लीडर्स ने समझ लिया कि अगर कंपनी को आगे बढ़ाना है तो पुराने तरीके छोड़कर पूरे वर्किंग सिस्टम को ही बदलना होगा, क्योंकि उस समय वो छोटे छोटे लोकल प्रोडक्शन में उलझे हुए थे और इस अप्रोच से फोर्ड और जीएम जैसे जायंट से कम्पीट करना नामुमकिन था। असल में 1950 के आसपास फोर्ड रूज प्लांट दुनिया की सबसे बड़ी और एडवांस्ड कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी, जहां से हर साल लाखों कारें निकलती थी। इसीलिए इजी टोयोटा और उनकी इंजीनियरिंग टीम ने डिसाइड किया कि फोर्ड के सिस्टम को अपनी आंखों से देखना जरूरी है। उन्होंने यूएस ट्रिप प्लान किया और फोर्ड रूज प्लांट पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो हैरान भी हुए और निराश भी। इतनी बड़ी मशीनरी, ह्यूज मैन पावर और मैसिव स्केल को जापान जैसी कमजोर इकोनॉमी कभी कॉपी कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि जापान की इकोनॉमी अभी भी वर्ल्ड वॉर के जख्मों से गुजर रही थी। उनके पास कैपिटल की कमी थी, मशीनरी इंपोर्ट करना बहुत ही महंगा पड़ता और डोमेस्टिक डिमांड भी लिमिटेड थी। उसी वक्त एक विजनरी इंजीनियर टाइची ओनो सामने आए, जो उस समय टोयोटा में प्रोडक्शन इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि बड़े पैमाने पर गाड़ियां बनाने की बजाय हम कम रिसोर्सेज में ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर सकते हैं, और यही आगे चलकर टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का बेस बना। टाइची ने फोर्ड के मास प्रोडक्शन सिस्टम को गौर से स्टडी किया और समझा कि ये खेल बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या मशीन्स का है ही नहीं, बल्कि असली खेल डिमांड फोरकास्टिंग का है। क्योंकि अमेरिकन फैक्ट्रीज पहले अंदाजा लगाती थी कि कितनी डिमांड आएगी, फिर उसी हिसाब से बल्क में गाड़ियां बनाकर वेयर हाउसेस में भर दिया जाता था। लेकिन अगर अंदाजा गलत निकलता तो या तो गाड़ियां ज्यादा बन जाती या स्टॉक बिना बिके पड़ा रहता। इससे कंपनी का खर्चा और नुकसान दोनों बढ़ जाता था। टाइची ने ये पॉइंट पकड़ लिया कि असली खेल फोरकास्टिंग का है, और अगर इसी को बदल दिया जाए तो सिस्टम पूरी तरह से एफिशिएंट बन सकता है। उन्होंने प्रपोज किया कि टोयोटा डिमांड फोरकास्ट को हटाकर रियल टाइम डिमांड पर प्रोडक्शन करे। मतलब जब तक कस्टमर ऑर्डर नहीं करेगा तब तक गाड़ी प्रोडक्शन लाइन पर शुरू ही नहीं होगी। इससे अगर अचानक कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए या डिमांड अचानक से गिर जाए तो कंपनी का नुकसान बहुत कम होगा। इसे कहते हैं जस्ट इन टाइम सिस्टम, और यही टोयोटा का बैकबोन साबित हुआ। साथ ही टोयोटा ने कंपन सिस्टम भी शुरू किया, जो एक ऐसा सिग्नल सिस्टम था जिसमें फैक्ट्री और सप्लायर्स आपस में जुड़े रहते थे। जैसे ही असेंबली लाइन पर एक बैच खत्म होता था तो तुरंत सप्लायर को सिग्नल चला जाता था कि अब अगले बैच की बारी है। इस तरीके से प्रोडक्शन लगातार चलता रहता था। इसके अलावा टोयोटा के प्रोडक्शन सिस्टम का एक और पिलर बना काइजेन, मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इसमें हर लेवल पर एम्प्लॉइज को ये आजादी दी गई कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए अपने आइडियाज दे सकें। इससे अगर असेंबली लाइन पर किसी वर्कर को लगता था कि कोई एक छोटी सी चीज बदलने से एफिशिएंसी बढ़ सकती है, तो उसके पास पूरा राइट था कि वो लाइन को रोककर इशू को हाईलाइट कर सके। इससे हुआ ये कि 1950s की शुरुआत में जहां टोयोटा हर साल सिर्फ कुछ ही गाड़ियां बना पाती थी, वो 1956 तक ये 45,000 के पार पहुंच गई।
और इसके बाद आने वाले कुछ ही सालों में इसने 10 लाख के नंबर्स को भी क्रॉस कर दिया। ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन सिस्टम को बदलने वाला था। लेकिन असली एग्जाम अभी बाकी था, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कार मार्केट थी यूनाइटेड स्टेट्स, जहां फोर्ड, जनरल मोटर्स और क्रिसलर जैसे ब्रांड्स का दशकों से राज हुआ करता था। 1958 में टोयोटा ने सोचा कि अब अमेरिकन मार्केट में भी कदम रखने का समय आ गया है और अपनी पहली कार टोयोपेट क्राउन के साथ टोयोटा ने यूएस मार्केट में एंट्री कर ली। लेकिन ये डिसीजन टोयोटा के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। असल में क्राउन एक छोटी और लो पावर्ड कार थी जो जापान के स्लो और कच्चे पक्के रोड्स के लिए डिजाइन की गई थी। ऐसे में अमेरिका के स्मूथ हाईवेज पर जब गाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जानी होती थी तो क्राउन वहां पर स्ट्रगल करने लगती थी। इंजन वीक था और गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस अमेरिकन स्टैंडर्ड से बहुत पीछे थी। साथ ही टोयोपेट नाम से अमेरिकन बायर्स को लगता था कि ये एक टॉय कार है। रिजल्ट ये निकला कि 1958 में सिर्फ 288 क्राउन ही बिक पाए। ये टोयोटा के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर था। इससे टोयोटा को समझ आया कि बिना लोकल मार्केट की जरूरत को समझे आंख बंद करके एक्सपोर्ट करना सुसाइड करने के बराबर है। आगे चलकर टोयोटा ने क्राउन को यूएस से विड्रॉ कर लिया और 1965 में एक दूसरे मॉडल कोरोना के साथ दोबारा एंट्री मार दी। ये कार पहले से ज्यादा पावरफुल और फ्यूल एफिशिएंट थी। इससे टोयोटा को पहली बार यूएस मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव इमेज मिली। इसी मौके का फायदा उठाकर 1968 में टोयोटा ने वो कार उतार दी जिसने उसकी किस्मत ही बदल डाली, जो थी कोरोला। कोरोला एक ऐसी कार थी जो कॉम्पैक्ट थी, पॉकेट फ्रेंडली थी, माइलेज में शानदार थी और रिलायबल भी। और सबसे बड़ी बात, ये मार्केट में उस वक्त आई जब लोग बिल्कुल ऐसी ही गाड़ी की खोज में थे। कोरोला जल्द ही दुनिया भर में पॉपुलर हो गई और 60s के एंड तक टोयोटा, फॉक्सवैगन और निसान के बाद यूएस में तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट ब्रांड बन चुका था। आपको बता दूं कि 50 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स के साथ कोरोला आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। तभी 70s आते आते टोयोटा के सामने एक नया मौका खड़ा हुआ जब 1973 में मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से ऑयल क्राइसिस छा गया और पेट्रोल की कीमतें अचानक से आसमान छूने लगी। उस समय तक यूएस मार्केट बड़ी बड़ी V8 इंजन वाली कार से भरी हुई थी जो बहुत ज्यादा पेट्रोल पीती थी। पेट्रोल महंगा होते ही लोगों ने सोचा कि अब उन्हें छोटी, सस्ती और फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां चाहिए और यहीं पर टोयोटा को उसका गोल्डन चांस मिला। उसके कोरोला, कोरोना व सेलिका जैसे मॉडल्स जो छोटे, इकोनॉमिकल और रिलायबल थे, वो अचानक से स्पॉटलाइट में आ गए, जिससे टोयोटा की सेल्स तेजी से ऊपर जाने लगी। लेकिन जब एक तरफ टोयोटा की सक्सेस आसमान छू रही थी, तभी एक नया प्रॉब्लम जन्म ले रहा था। दरअसल यूएस ऑटो इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ने देखा कि जापानीज कार्स की इंपोर्ट की वजह से उनकी कंपनीज का नुकसान हो रहा है और अमेरिकन वर्कर्स की नौकरियां जा रही हैं। खासकर डेट्रॉइट सिटी में काफी ज्यादा हंगामा हुआ, जिसे अमेरिका की मोटर सिटी भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ फोर्ड, जीएम और क्रिसलर जैसी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रीज थी। धीरे धीरे जब पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ने लगा तो यूएस गवर्नमेंट ने जापानीज कार्स पर रोक लगानी शुरू कर दी। इससे टोयोटा अब एक बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। अगर वो अपना एक्सपोर्ट पहले जैसा एग्रेसिव रखता तो ट्रेड वॉर छिड़ सकता था, लेकिन अगर वो पीछे जाता तो इतनी मेहनत से कमाई हुई यूएस मार्केट को खो देता। काफी सोचने विचारने के बाद टोयोटा ने एक आसान सा रास्ता निकाला। 1984 में टोयोटा ने जनरल मोटर्स के साथ मिलकर कैलिफोर्निया में एक ज्वाइंट वेंचर शुरू किया जिसका नाम था नमी, यानी न्यू यूनाइटेड मोटर मैन्युफैक्चरिंग इंक। ये टोयोटा की पहली यूएस बेस्ड प्रोडक्शन लाइन थी और इस ज्वाइंट वेंचर के जरिए टोयोटा ने दो चीजें हासिल की। एक तरफ वो यूएस के अंदर कार बनाकर लोकल जॉब्स क्रिएट कर रहा था, जिससे पॉलिटिकल प्रेशर कम हो गया। दूसरी तरफ उसने अपना लीजेंडरी प्रोडक्शन सिस्टम को इतना भरोसेमंद साबित कर दिया कि जनरल मोटर्स जैसी कंपनी अब टोयोटा को अपनाने लग गई थी। और फिर वो पल आया जब टोयोटा ने अमेरिका की जमीन पर अपना खुद का प्लांट खड़ा कर दिया। ये स्टेप टोयोटा के लिए गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि अब वो एक फॉरेन एक्सपोर्टर से बढ़कर एक अमेरिकन प्रोड्यूसर बन चुका था। लेकिन तभी 1980 के दशक में एक नया चैलेंज सामने आ गया। दरअसल अब अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में लग्जरी कार्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा था। मर्सिडीज बेंज और BMW जैसे जर्मन ब्रांड्स स्टेटस सिंबल बन चुके थे और हर कोई इनके पीछे भाग रहा था। लेकिन इस दौड़ में टोयोटा की गाड़ियां अलग ही जगह पर खड़ी थी। वो रिलायबल और इकोनॉमिकल तो थी, लेकिन लग्जरी या एस्पिरेशनल इमेज से बहुत दूर। यहीं पर टोयोटा ने सोचा कि अगर दुनिया के रेस में आगे रहना है तो हमें भी एक लग्जरी ब्रांड बनाना होगा जो सीधा मर्सिडीज और BMW जैसे कंपनीज को टक्कर दे सके। एंड इसी के तहत 1980s के दौरान एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका कोड था F1, मतलब फ्लैगशिप 1। और 1989 में टोयोटा ने इस प्रोजेक्ट का नतीजा दुनिया के सामने रख दिया।
अमेरिका में एक नया लग्जरी ब्रांड लॉन्च किया गया जिसका नाम था लेक्सस और उस ब्रांड की पहली कार थी LS400। ये कार एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। एक तरफ इसमें स्मूथ V8 इंजन था जो पावर और रिफाइनमेंट दोनों देता था, दूसरी तरफ इसका प्राइस मर्सिडीज और BMW की फ्लैगशिप सेडान से बहुत कम था। रिजल्ट ये निकला कि 1990 आने तक लेक्सस अमेरिका का नंबर 1 लग्जरी इंपोर्ट ब्रांड बन चुका था। लेकिन फिर इसी दौरान एक नया चैलेंज सामने आ गया जो था एनवायरनमेंट और एमिशन रूल्स का इशू। दरअसल मिड 90s के दौरान दुनिया भर में पॉल्यूशन और ऑयल पर डिपेंडेंसी को लेकर चर्चाएं बढ़ रही थी। यूएस में क्लीन एयर एक्ट के नए रूल्स आए और कैलिफोर्निया जैसे स्टेट में लो एमिशन गाड़ियों की डिमांड बढ़ने लग गई। ये कार कंपनियों के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था क्योंकि अगर वो नए स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते तो उनका फ्यूचर खतरे में पड़ सकता था। लेकिन टोयोटा ने इस प्रॉब्लम को भी मौके में बदल दिया क्योंकि 1997 में उन्होंने प्रियस नाम की कार लॉन्च की जो दुनिया की पहली मास प्रोड्यूस्ड हाइब्रिड कार थी। ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप इसलिए था क्योंकि इसमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज हुआ था, जिससे कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा कम हो गया और धीरे धीरे नेचर का ख्याल रखने वाले कस्टमर्स के लिए ये एक स्टेटस सिंबल बन चुकी थी। आपको बता दूं कि 2000 के दशक तक जनरल मोटर्स दुनिया का नंबर 1 ऑटोमेकर ब्रांड हुआ करता था, लेकिन 2008 में सब कुछ बदल गया। 2008 में टोयोटा ने करीब 8.97 मिलियन गाड़ियां बेचकर अब खुद नंबर 1 पोजीशन पर आ चुका था। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था क्योंकि जिस कंपनी ने 1958 में अमेरिका के अंदर सिर्फ 288 कारें बेची थी वो 50 साल बाद पूरे ग्लोब पर नंबर 1 पोजीशन पर खड़ा था। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने वीडियो की शुरुआत में उठाया था कि टोयोटा जैसा बड़ा ब्रांड इंडिया में अपनी ग्लोबल सक्सेस क्यों नहीं दोहरा पाया। दोस्तों, इंडिया में टोयोटा की जर्नी शुरू हुई साल 2000 में क्वेलिस के साथ जो एक जबरदस्त हिट साबित हुई थी। उसके बाद इनोवा और फॉर्च्यूनर ने तो अपनी कैटेगरी में एम्पायर खड़ा कर दिया। इवन इनोवा आज भी MPV सेगमेंट की बेंचमार्क है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टोयोटा की सक्सेस सिर्फ प्रीमियम और नीश सेगमेंट तक ही लिमिटेड थी, जबकि मास मार्केट में उन्होंने जब भी एंट्री करने की कोशिश की तो उन्हें बार बार फेलियर मिला। जैसे 2011 में टोयोटा ने इटियोस सेडान और इटियोस लीवा हैचबैक लॉन्च की, लेकिन डिजाइन और फीचर्स में मारुति व हुंडई से पीछे रहने के कारण 2020 में दोनों मॉडल्स को बंद करना पड़ा। इसके अलावा साल 2018 में यारिस सेडान मार्केट में उतारी गई, जिसका टारगेट होंडा सिटी और हुंडई वर्ना जैसी कार्स थी, लेकिन बिना डीजल ऑप्शन और हाई प्राइसिंग की वजह से ये बायर्स को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाई। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 3 साल बाद 2021 में इसका प्रोडक्शन भी बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि चूक कहां हुई। असल में दोस्तों, इंडियन बायर्स की साइकोलॉजी थोड़ी अलग है। इन्हें ऐसी कार्स चाहिए जिनमें ज्यादा फीचर्स हो, फ्लैशी डिजाइन हो और रेट भी अफोर्डेबल हो। मारुति सुजुकी और हुंडई ने इसी साइकोलॉजी को टारगेट किया। उन्होंने हैवी लोकलाइजेशन करके कॉस्ट कम रखी और सेम सेगमेंट में ढेर सारे फीचर्स दे दिए। लेकिन टोयोटा का मॉडल इससे बिल्कुल उल्टा था। टोयोटा कभी भी अपने स्टैंडर्ड से कंप्रोमाइज नहीं करता। अमेरिका, जापान या यूरोप में जो बिल्ड क्वालिटी और इंजीनियरिंग का यूज होता है वही स्टैंडर्ड वो हर जगह फॉलो करना चाहते हैं और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर और इम्पोर्ट ड्यूटीज। भारत में कार्स पर GST का इफेक्टिव टैक्स रेट 40% तक चला जाता है, खासकर SUVs और बड़ी गाड़ियों पर। और अगर कोई मॉडल इंपोर्ट करके बेचना चाहे तो 70% से भी ज्यादा ड्यूटी लगती है। यही रीजन है कि टोयोटा लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां विदेशों में 70 से 80 लाख रुपए की होती हैं और इंडिया में वो 2 करोड़ से ऊपर की बिकती हैं। इन्हीं सब रीजंस की वजह से टोयोटा को मारुति सुजुकी के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी पड़ी। इस पार्टनरशिप का नतीजा रहा रीबैज्ड मॉडल्स, जैसे टोयोटा ग्लांजा बलिनो पर बेस्ड है और हाईराइडर ग्रैंड विटारा पर बेस्ड। और आज की डेट में टोयोटा इंडिया की लगभग आधी सेल इन्हीं मारुति से आई कार्स पर डिपेंड करती है। इसलिए बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि क्या टोयोटा भी इंडिया से एग्जिट ले लेगा जैसे फोर्ड, GM या फिएट ने किया। लेकिन जवाब है नहीं। टोयोटा ने बार बार क्लैरिफाई किया है कि वो इंडिया छोड़कर नहीं जाने वाले और कंपनी ने 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा हाइब्रिड और क्लीन मोबिलिटी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है और इस कंपनी को पूरी उम्मीद है कि दुनिया की दूसरी मार्केट की तरह जल्दी ही वो इंडिया में भी डोमिनेट करेंगे। बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि इलॉन मस्क ने टेस्ला कार कैसे बनाया तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।